नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जो कि जुड़ी है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। अब कुल मामले 21 हो चुके हैं। सिर्फ एक दिन में कल 17 नए केस दर्ज किए गए। तो जिस बात का डर था, जिस बात की चिंता थी, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा था कि ये ज्यादा संक्रामक है, पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट ये ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा था। और देखते ही देखते पूरे देश में अब एक्टिव मामले जो है उसकी संख्या 21 हो चुकी है। दिल्ली में कल एक केस की पुष्टि हुई थी और 17 और मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं। सुबह 11 बजे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक होनी है, जिस पर यह निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे तीसरी डोज किस तरह से लगवाई जाए और बच्चों की वैक्सीन पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। ये समय है सावधान रहने का। ये समय है खुद को सुरक्षित रखने का। ये समय है पहले से ज्यादा सचेत रहने का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मरीज एक साथ मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटा परिवार कोविड पॉजिटिव था। उनके संपर्क में आए कुल 34 लोगों के सैंपल लिए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद 9 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के अलावा महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन की दहशत से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 7 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस हो गए हैं। इनमें एक शख्स फिनलैंड से लौटा था। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटी महिला और उसकी 2 बेटियां संक्रमित हुई हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। 7 नए केस में 6 पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं, जबकि एक केस पुणे से सामने आया है। इसके पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला था। बताया जा रहा है कि विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से तंजानिया से आए शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। और अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, RT-PCR या रैट दोनों मिला के, और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ये जो पेशेंट्स है इसको हमने अलग रूम में रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये तंजानिया से था, अफ्रीकन कंट्रीज थे, तो हमने पहले से ही इसको अलग रूम दिया हुआ था। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके कल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। दिल्ली में पहला केस आने से चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि कोरोना का जो काल दिल्ली ने देखा है वो आज भी याद आता है तो सिहरन होती है। करीब 23 संदिग्ध हैं, उन्हें अब तक LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। 40 बेड्स का एक वार्ड अलग से बनाया गया है। यहाँ पर स्पेशल टीम तैनात की गई है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रही है, और साथ ही साथ से एक अलग टीम कोरोना के मरीजों का भी इलाज कर रही है। दिल्ली से पहले मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के, और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव। एक के बाद एक राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और सख्ती दोनों बढ़ा रही हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए थे। वहां नई पाबंदियां लगाई गई हैं।
500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर बनाया है कि 500 लोगों से ज़्यादा किसी कार्यक्रम में जमा नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल के जो भी बच्चों के माँ बाप रहते हैं उनके लिए 2 डबल डोज रहना चाहिए। फिर जो भी सरकारी के जो भी दफ्तर जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड हैव ए डबल डोज। ऐसे फिर बाद में क्या है डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल के SOP बनाया है। ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। आपको बताते हैं कि कब इसकी एंट्री हुई। 2 दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 5 केस। 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। इसके बाद 3 दिसंबर को गुजरात में ओमिक्रॉन से संक्रमित तीसरे मरीज की पहचान हुई। ये मरीज जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। इसके बाद 4 तारीख को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आ गया। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि यह मरीज केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। अब एहतियात के तौर पर सारे राज्य कदम उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको भी पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाल में कोरोना के इस वेरिएंट को रोकने का यही जतन है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पूरे देश में इस वक्त कुल 21 मामले आ चुके हैं। वेरिएंट ने 40 देशों को अपनी चपेट में लिया है। गनीमत है कि अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन रफ्तार ने WHO को हैरान कर दिया है। अगर कोरोना को काबू में नहीं किया गया तो अगले 2 महीने में आधा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है। वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले 12 दिनों में दुनिया के 40 देशों में पहुंच चुका है। 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था और अब तक इस वेरिएंट ने 40 देशों को चपेट में ले लिया है। दुनिया के नक्शे पर देखिए कि ओमिक्रॉन मरीज किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 183, बोत्सवाना में 19, ब्रिटेन में 32, नीदरलैंड में 16, ऑस्ट्रेलिया में 8, अमेरिका में 8, फ्रांस में 8, जर्मनी में 10, घाना में 33 और हांगकांग में 7 मरीज मिल चुके हैं, जबकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। गनीमत है कि अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई, लेकिन रफ्तार ने WHO को हैरान कर दिया है। अगर कोरोना को काबू में नहीं किया गया तो अगले 2 महीने में आधा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है, जबकि फ्रांस में 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना की स्पीड किस तरह बढ़ रही है, इसके आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख नए केस आ चुके हैं। Well, it's a matter of concern. We're reviewing the situation. We continue to vaccination, which the level is really high, but we switched to also to booster in the country, and protective measures are still enforced, and our authorities are very vigilant about the situation. फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, लेकिन पड़ोसी देश जर्मनी में मास्क न पहनने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जर्मनी की सड़कों पर लोग कोरोना की बंदिशों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों को सरकार से इस बात की नाराजगी है कि मास्क पहनने की बंदिश खत्म की जाए। इसके लिए बर्लिन से लेकर फ्रैंकफर्ट तक हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि जर्मनी में रोजाना लगभग 50,000 केस आ रहे हैं। इसके बाद भी लोगों का ये रवैया हैरान करने वाला है। यूरोप में कोरोना के अलार्म के बावजूद लोगों का यह व्यवहार पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका से निकला ओमिक्रॉन वायरस एक संकट बना हुआ है। ऐसे में मास्क न पहनने वाली लापरवाही बड़े खतरे की आहट है। जब तक कई जगहों पे ज्यादा लोगों में कई देशों तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका पता नहीं चलता है। जब वो बहुत जगह पहुंच जाता है तब ये पता चला, अच्छा ये तो एक नया वेरिएंट है जो कई लोगों में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न या कुछ ऐसा है। तो ये बहुत ही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक 40 देशों में पता है, तो 40 देशों में अगर है तो इसका मतलब किसी भी देश में एक आदमी के पास थोड़ी होगा, तो बहुत जगह पे होगा और ये इन्फेक्शियस ज्यादा है। तो बहुत से शहरों में, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में होगा ऑलरेडी, लेकिन हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है।
दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट की वजह से एक दिन में ही ओमिक्रॉन के केस दोगुने हो रहे हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस हफ्ते 52,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्ते से करीब 100 गुना ज्यादा हैं। नए वेरिएंट की वजह से ही भारत में तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की गई। Actually very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen if we take all the necessary precautions today. ओमिक्रॉन के तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे का सामना लापरवाही के साथ किया गया तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। नए वेरिएंट पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक वैक्सीन ही नए वेरिएंट से बचा सकती है। आज तक ब्यूरो। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट, कोरोना से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मजबूरी नहीं जरूरत समझे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पुतिन के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने हैं। इन रशियन स्टारिय द्रुगलुचे Novik Duvak means an old friend is better than two new friends. 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत और रूस के रिश्तों का सार इन चंद शब्दों में बयान किया था। आज व्लादिमीर पुतिन भारत की ही सरजमी से पुरानी दोस्ती का यही जज्बा जताएंगे। आज दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के 2 साल बाद पुतिन पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे। रूस और भारत के संबंधों में हथियार सौदों की बड़ी अहमियत है। दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति में रूस दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। आज की मुलाकात का भी सबसे बड़ा आकर्षण दोनों देशों के बीच हथियारों की डील ही है। पहला आकर्षण है मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। दोनों देशों के बीच इसका सौदा पहले ही तय हो चुका है। आज की बैठक में इसकी डिलीवरी की औपचारिकताओं पर मुहर लगेगी। दूसरा आकर्षण होगा AK-203 राइफल, जिसके सौदे पर आज दोनों देश दस्तखत करेंगे। रूस के साथ पीएम मोदी आज करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल की डील करेंगे। ये राइफल मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। शुरुआती 70,000 राइफल के पुर्जे रूस में बने होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बाकी की राइफल 10 सालों में भारत में ही बनाई जाएंगी। हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पुतिन भारत में कम ही वक्त बिताएंगे। इस साल वो सिर्फ दूसरी बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते नेताओं की यात्राएं या तो रद्द हो रही हैं या तारीखें बदली जा रही हैं। ऐसे वक्त में पुतिन का भारत दौरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है कि दोनों देशों की एक दूसरे के लिए क्या अहमियत है। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता साझा बयान भी जारी करेंगे। इस पर भी दुनिया भर की निगाह होगी। Well, number one could expect a very sizable, a formidable political document statement, really formidable. It would cover the whole gamut of our times, beginning with the global dimension of it, like United Nations, reviving commitment to the central role of this organization in global affairs, then regional issues. Afghanistan included, naturally, this is a matter of our common concern.
चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ भी रूस की गहरी होती नजदीकियों को लेकर भारत में कुछ वक्त से लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे में पुतिन का आज का दौरा दोस्ती के पुराने दौर को ताजा हवा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर नजर हमारी बनी हुई है। हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आज तक पर। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने मीट द चैंपियंस इनिशिएटिव के तहत छात्रों से मिलना शुरू कर दिया है। इस इनिशिएटिव के जरिए वो देश भर के 75 स्कूलों के छात्रों से स्पोर्ट्स और हेल्थ मामलों पर सीधा संवाद करेंगे। नीरज ने इस अभियान की शुरुआत की गुजरात के संस्कार धाम स्कूल से। पहले तो मैं यही बोलता हूं कि भाई एक एथलीट होने के नाते मैं फिटनेस पे बोलना चाहूँगा कि भाई फिट रहो अपने शरीर को, चाहे आप पढ़ाई भी करते हो पर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। अपने शरीर को फिटनेस के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिटनेस करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत एक्टिव रहता है अगर आप दिन की शुरुआत फिटनेस से करते हैं। उसके साथ में संतुलित आहार और डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खिलाड़ी को। और वो आपके, मुझे पता लगा कि यहाँ पे सभी स्पोर्ट्स हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि संतुलित आहार के लिए आपको उसमें प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स और वो जो भी आपके डाइटिशियन बताते हैं उसका आप पूरा ध्यान रखें। और साथ में मैं सभी बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल तो। नीरज, कुछ ऐसी आदतें भी हैं आजकल के ज़माने में जब हम सब भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी आदत है कि हाँ, फ़ोन पे ज़्यादा खेलते हैं मैदान की जगह। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार देखो अभी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं कहीं तो फ़ोन पे कम खेलो और ग्राउंड पे ज़्यादा जाओ। साथ में खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, भाई अच्छा खाना खाओ और बस मेहनत करो अच्छे से। आप किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई भी कर रहे हो या आप डांसिंग सिंगिंग कुछ भी करो, पर अपने पूरे मन से करो। उसमें आप खाने पीने का भी ध्यान रखो और उसको अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, चाहे उसमें कुछ भी है, तो पक्का आपको उसमें सफलता मिलेगी। और मोदी जी ने एक और मूल मंत्र हमें दिया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। मैं तो बच्चों को जो ट्रेनिंग करते हैं उनको तो 7-8 घंटा रोज करना पड़ता है, तो फिटनेस का डोज खिलाड़ियों के लिए तो 7-8 घंटा रोज है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करो। और जो हाँ बिल्कुल आधा घंटा तो जो नहीं भी करते हैं उनको भी देना चाहिए शरीर को, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बदलाव जो सर ने, नरेंद्र मोदी सर ने बोला है, वो जब देश में आएगा सभी फिटनेस का ध्यान रखेंगे तभी हमारा देश जो है स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ेगा। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।